नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हमारा इस खास कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो 5 राज्यों के चुनाव का आज पहला दौर था। पहले दौर के मतदान पोलिंग आज संपन्न हो गई। कुल मिलाकर असम के 15 जिलों की 65 सीटों पर आज मतदान हुए और असम की कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। बाकी की बची सीटों की अगर बात करें तो 61 सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होगा। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की 3 जिलों की 18 विधानसभा सीटों पर आज पोलिंग हुई। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। 6 चरणों में यहां मतदान होना है। तो असम और जो पश्चिम बंगाल में आज पहले दौर की वोटिंग हुई, इसमें पहले फेज में असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई सहित मौजूदा सरकार के 6 मंत्रियों की किस्मत आज दांव पर लगी। साथ ही भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल, एजीपी अध्यक्ष अतुल बोरो और भाजपा के ही कामाख्या प्रसाद सहित कुल 539 की किस्मत का फैसला भी 12,190 मतदान केंद्रों की ईवीएम में आज बंद हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट और बराक घाटी क्षेत्र यानी ऊपरी असम की 65 विधानसभा में से 54 सीटों पर कांग्रेस ने 2011 में चुनाव जीता था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिली थी। बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए सीटें जहां पर आज चुनाव हुआ बेहद अहम है, खास हैं। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां 18 विधानसभा क्षेत्रों में से 13 सीटें माओवाद प्रभावित है। यहां सुरक्षा कारणों से आज शाम 4 बजे तक ही मतदान हुआ। बाकी बची 5 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। 4,495 मतदान केंद्रों पर 133 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतदाताओं ने आज तय कर दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 8 सीटें, वाम दलों को 6 और कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली थी। इस बार की जंग में वाम दलों का पूरा जोर अपने खोए हुए जनाधार को बढ़ाने पर है। वहीं तृणमूल कांग्रेस अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे आज की क्या क्या खास बातें हैं, कैसी पोलिंग हुई, कैसे देखते हैं हमारे तमाम संवाददाता आज की पोलिंग को, क्या खास रहा आज की पोलिंग में, इन सब पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं जनादेश की आज की सुर्खियों के साथ। पांच राज्यों के मतदान का हुआ आगाज। असम की 65 सीटों और पश्चिम बंगाल की 18 सीटों का फैसला ईवीएम में हुआ बंद। 5 बजे तक असम में 70% और पश्चिम बंगाल में 80% तक मतदान हुआ। केरल की राजनीति में सोलर लेडी का कहर जारी। मुख्यमंत्री ओमान चांडी पर लगे यौन शोषण के आरोप। तमिलनाडु में 41 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। डीएमके के साथ चला आ रहा सीट बंटवारे का विवाद हुआ खत्म। एआईएडीएमके राज्य की 227 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सहयोगी एआईएसएमके राज्य की 7 सीटों पर उतारेगी अपने प्रत्याशी। पुडुचेरी की सभी 30 सीटों पर अकेले ही चुनाव में उतरेगी एआईएडीएमके। तो जो चुनाव की सुर्खियां थी और जरा नजर डालते हैं आज जो पोलिंग हुई, जिन सीटों पर चुनाव हुए उन सीटों का दरअसल मत प्रतिशत वो क्या रहा। असम की हम बात करें, असम में कुल मिलाकर अगर 2013 की बात करें तो 73.03% मतदान हुआ था। 2016 में अगर बात करें तो शाम 5 बजे तक जो मतदान हुआ है वो 70% मतदान हुआ है। जी हां, आज जो मतदान हुआ शाम 5 बजे तक का आंकड़ा 70% मतदान का है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां 2011 के चुनाव में करीब 73.03% वोट पड़े थे, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज 80%, जी हां 80% एक लंबी छलांग लगाई है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। और आज का जो चुनाव था खास करके जंगल महल के इलाकों में था और वहां भी अगर वोट प्रतिशत बढ़ा है तो ये एक अच्छा संकेत है। क्या कहा चुनाव जो अधिकारी थे उन्होंने इस आज के मतदान पर, उस पर जरा नजर डाल लेते हैं। In Assam, as the last report has been received, the polling percentage at 5 p.m. reported is 70%. As far as West Bengal is concerned, the polling percentage is at 5 p.m. was 80%. Overall, I can tell that this had been a very successful phase 1 for Assam and phase 1A for West Bengal.
wherein it had been completely free from violence, injury, and any type of death. तो हिंसा की कोई घटना नहीं हुई, कोई वायलेंस नहीं हुआ, ये आज के चुनाव की एक बड़ी खास उपलब्धि रही। तो और पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ तो वोट फीसदी में भी इजाफा हुआ। तो चुनाव आयोग की तमाम कसरतें जो हैं वो रंग लाईं। असम और पश्चिम बंगाल के जिन इलाकों में आज वोटिंग हुई उनमें ऊपरी असम की ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट की बराक वैली की 15 सीटें और हिली असम की 5 सीटें थी। अगर ऊपरी असम में देखें तो वहाँ 34 सीटें, बराक घाटी की 15, पहाड़ी क्षेत्र की 5 और उत्तरी असम की 11 सीटों पर आज मतदान हुआ है। ये हम असम की बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर 65 सीटों पर। पश्चिम बंगाल की बात करें 18 सीटों पर जहां मतदान हुआ उनमें पुरुलिया 9 सीटें, पश्चिमी मेदिनीपुर में 6 सीटें और बांकुड़ा में 3 सीटों पर आज वोट डाले गए। कुल मिलाकर आज 18 सीटों के लिए वोट डले पश्चिम बंगाल में। 2016 आज जो पहला दौर था, इस पहले दौर के मतदान की बात करें। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह के पास। असम में हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह मौजूद हैं कोकाखाट में, और मंजीत हमारे संवाददाता मेदिनीपुर में मौजूद है। पहले मैं मंजीत आपके पास आता हूं, क्योंकि जिस तरह से ये इजाफा हुआ है 73 से सीधा 80% इजाफा, 80% का वोट प्रतिशत हुआ है आज के। और ये भी बड़ा दिलचस्प बात है कि इसमें जंगल महल का खास इलाका था। मुझे याद है पिछले साल भी आपने जंगल महल की रिपोर्टिंग की थी, और वहाँ पर भी जिस तरह से इतना डेवलपमेंट नहीं था और वहाँ पर माओवादियों का गढ़ माना जाता था। वहाँ ये होता चुनाव कैसे होंगे, वहाँ पर उन इलाकों में वोट होता है और क्या जमकर वोट होता है, क्या कहेंगे आप? देखिए अशोक, सिर्फ जमकर वोट नहीं होता है बल्कि महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी रही। मैंने देखा आज लालगढ़, जो कि कभी माओवादियों का गढ़ हुआ करता था, मुक्त विचरण क्षेत्र जिसको कह सकते हैं, वो हुआ करता था, और वहाँ पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से, तैनाती से निश्चित रूप से आज देखने को मिला। सुबह 6:30 बजे से लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हुई, और लालगढ़ में, जो कि 2009 में ये इलाका इतना ज़्यादा हिंसाग्रस्त था, वहाँ पर जो है दिन में 1 बजे तक करीब 80% मतदान हो चुका था। जो कुछ लोग जिनकी वोटर आईडी बनने के बाद जिनकी डेथ हो गई वो बच गए, या फिर कुछ लोग जो घरों में कहीं काम करने गए थे वो बच गए थे। उसके बाद हम लोग सालबनी की तरफ गए और पश्चिमी मेदिनीपुर के बाकी इलाकों में गए। जो लालगढ़ है वो झारग्राम विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। अशोक, निश्चित रूप से जो इलाका कहीं बिल्कुल 2010 और 11 के बीच में यहाँ पर 350 लोगों की मौत हुई थी माओवादी हिंसा की वजह से, और पिछले 3.5 साल से केंद्रीय सुरक्षा बलों की जो है मुस्तैदी की वजह से एक भी डेथ नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोग शांति और विकास के लिए वोट देने के लिए निकले, और बड़े पैमाने पर निकले। ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और जंगल महल का इलाका जो विकास और तरक्की की बाट जो हो रहा है, वो अब जो है एक ममता बनर्जी के लिए अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। जी, मैं आपके पास लौटूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। सीधा विक्रम के पास चलते हैं। विक्रम, आपके पास जो रिपोर्ट है वो क्या है? जो खबर आ रही है कि 70% मतदान हुआ है, क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल से थोड़ा कम है। पिछले अगर चुनाव में देखें, असम की बात करें, इन्हीं इलाकों में बात करें, तो इससे थोड़ा ज़्यादा चुनाव मतदान हुआ था 2011 में। कैसे देखते हैं इसको? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस प्रकार से 2011 का मतदान हुआ था, तो उसमें जो कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज था वो 39% था, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में 29% रह गया। तो वहीं पर बीजेपी का जो पोलिंग परसेंटेज था 2011 के मुकाबले 2014 में वो 26% चला गया। तो एक प्रकार का बीजेपी का वो जंप था। तो अब ये देखना होगा कि ये जो पोलिंग परसेंटेज जो अमूमन जो 2011 के मुकाबले में 2016 में कम हुआ है, तो ये जो कम प्रतिशत है, ये आंकड़ा किसके खाते में जाता है ये 19 मई को ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार का एक कांटे की टक्कर देखने को मिली है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। 7 बजे जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद था, तो उसमें 15 मिनट पहले ही लोग कतारें लगानी शुरू कर दी थी, और हर वर्ग के जो लोग थे, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे जवान हो, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, सभी जो है लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार की भागीदारी असम के लोगों ने असम चुनाव के पहले चरण में दिखाई, तो स्वाभाविक है कि उसी प्रकार की भागीदारी जो दूसरे चरण का चुनाव है उसमें भी देखने को मिलेगी। जी, आप बने रहिएगा विक्रम हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास, कुछ और बातें करेंगे, मंजीत के पास भी चलेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त था जनादेश में। ब्रेक के बाद हम इन दोनों जगह से आपको और अपडेट देंगे कि वहाँ के युवा और वहाँ की जो महिलाएं जो बड़ी तादाद में निकली, दरअसल क्या सपने लेकर वो अपने वोट देने के लिए अपने घर से बाहर निकले, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
गाड़ी की चाबी तो ले लो। आज नो चाबी। आज से मेरा कारपूल स्टार्ट हो रहा है। सॉरी यार, लेट हो गया। सुनो। हाँ। थैंक यू। थैंक यू क्यों? मेरी डायमंड रिंग के लिए। डायमंड रिंग? अब तुम कारपूल कर रहे हो, इसका मतलब हर साल हम फ्यूल बिल पे 50,000 तक तो बचा ही लेंगे। अब इतने में तो डायमंड रिंग आ ही जाएगी। आखिर बात तो एक ही है ना। कारपूल करें और सालाना 50,000 रुपए तक बचाएं। Download the PCRA Android app to know more about saving fuel. Issued in public interest by Petroleum Conservation Research Association, Government of India. आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। जब अपने गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली 12 पक्की संपर्क सड़क नहीं थी, तो हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ भी था और जिंदगी में बहुत सी समस्याएं भी थी। हाँ, पर जब से अपने गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनी है, हमारा गांव खूब तरक्की कर रहा है। समस्याएं भी सिमट गईं, दूरियां भी मिट गईं, तरक्की से जुड़ी सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। गांव-गांव का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे। ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज असम और पश्चिम बंगाल में पहले दौर की पोलिंग हुई है और उसी पोलिंग पर हम बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ खास हुआ। कुल मिलाकर देखें तो पोलिंग पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही, हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई और पोलिंग भी अच्छी खासी तादाद में हुई। और अगर असम की हम बात करते हैं तो पहले चरण के जो मतदान था शांतिपूर्ण हुआ और मतदाताओं के लिए सुखद बनाने के लिए इस चुनाव को चुनाव आयोग ने सुरक्षा से लेकर जरूरी तमाम सुविधाओं का खासा ध्यान रखा था। क्या थे ये प्रयास, देखते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 433 कंपनियां और राज्य पुलिस की 102 कंपनियां और कुल 535 कंपनियां। असम में पहले चरण के लिए शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। राज्य की 126 में से 65 सीटों के मतदान के लिए कुल 53,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए और मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। बढ़ती गर्मी को देखते हुए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान केंद्रों तक खींचने के लिए चुनाव आयोग ने 12,190 में से 134 मतदान केंद्रों को मॉडल पोलिंग बूथ में तब्दील किया, जहां मेडिकल टीम, खाने की सुविधा, बुजुर्गों के लिए पारंपरिक तरीके से वोट करने की सुविधाएं भी मौजूद थीं। राज्य में 78 महिला मतदान केंद्र थे, जहां का पूरा कार्यभार केवल महिलाओं के हाथ में था। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार दिव्यांगों के लिए सभी मतदान केंद्रों में अलग से व्यवस्था की गई, ताकि वे बिना किसी समस्या के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। असम में विक्रमजीत सिंह और अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो असम की रिपोर्ट थी। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के जंगल महल इलाके ने माओवादियों के बुरे दौर देखे हैं। हिंसा की राजनीति में
लोकतांत्रिक अधिकारों को घुटते हुए देखा है। खैर देर ही सही, बदलाव जंगल महल में हर कहानी में है। ऐसे में आज इस इलाके की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया। मैं अभी लालगढ़ के एक ऐसे बूथ पर खड़ा हूं जहां पर वोटिंग अभी तक की यहाँ की जो क्षमता है उसके हिसाब से 80% से ज़्यादा हो चुकी है। वजह यह है कि यहाँ के लोगों ने बड़े उत्साह से सुबह से ही वोटिंग करनी शुरू की। अगर हमारे कैमरामैन थोड़ा पैन करें तो देखेंगे पूरा मतदान केंद्र खाली है, क्योंकि वोट पड़ चुका है। ऐसा नहीं कि लोग निकले नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों ने सुबह 6:30 बजे से लाइन लगानी शुरू कर दी, कतार लगानी शुरू कर दी, और उसके बाद इस इलाके में सबसे बड़े पैमाने पर यहाँ वोटिंग हुई है। और दिन में दोपहर होते होते महिलाओं ने लंबी कतारें लगाईं और उनकी उम्मीदें थी। जब हमने उनसे बात की तो किसी महिला ने ये कहा कि इस इलाके में शांति चाहिए, किसी ने कहा विकास चाहिए, नौजवान बच्चों ने कहा कि उनके लिए रोजगार चाहिए। निश्चित रूप से जो चुनावी मुद्दा होता है हमेशा से विकास, वो यहाँ पर रहा है। नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्र रहा था। लालगढ़ वो जगह है जहाँ पर एक पुलिस थाने को जला दिया गया था नक्सलियों के द्वारा, और इस इलाके में सिर्फ एक साल की बात अगर कहें 2010-11 में 350 लोग मारे गए थे, नक्सली हिंसा के शिकार हुए थे। और इस तरह पिछले 3.5 साल से अगर केंद्रीय बलों की सशक्त मौजूदगी से यहाँ शांति हुई है तो सबसे ज़्यादा इससे खुश हैं तो महिलाएं हैं, क्योंकि अगर कहीं हिंसा होती है तो उसका सबसे बड़ा शिकार होती हैं महिलाएं। और महिलाएं अगर यहाँ पर बड़े पैमाने पर वोट करने आई तो इसका सीधा मतलब है कि वो एक परिवर्तन चाहती थी। यहाँ की जो हिंसा की स्थिति थी, जो अशांति की स्थिति थी, जो नक्सली हिंसा की स्थिति थी, उससे निजात पाना चाहती थी, और इसीलिए महिलाओं ने बड़े पैमाने पर वोट किया है। कैमरामैन सत्यप्रकाश दुबे के साथ मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज़, लालगढ़, पश्चिमी मेदिनीपुर। तो लालगढ़ से आपने रिपोर्ट देखी। हमारे संवाददाता मंजीत की बता रहे थे महिलाएं क्या उम्मीदें लेकर आज वोट देने निकली थी लालगढ़ जैसे इलाकों में इतनी बड़ी तादाद में। और अगर बात असम की करें तो असम में पहले दौर के लिए इस चुनाव में युवा मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया। हमेशा की तरह इस बार भी युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार ही मुख्य चुनावी मुद्दा रहा। देश के उत्तर पूर्वी राज्य असम में पहले दौर का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें ये बताने के लिए काफी थीं कि मतदान को लेकर लोगों में किस कदर उत्साह था। यहाँ तक कि युवा मतदाताओं ने भी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग करने वाले ज्यादातर युवा मतदाताओं के लिए शिक्षा और रोजगार मुख्य चुनावी मुद्दे थे। अनएम्प्लॉयमेंट है अभी बहुत सारा, हम लोग अभी यूथ है तो हम लोग के लिए एम्प्लॉयमेंट और भी जनरेट हो, तो हम लोग इसी वजह से थोड़ा चेंजेस चाहते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्कीम्स ऑलरेडी आ चुके हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी बाकी है, तो हमको चाहिए कि जो पॉलिसीज़ है वो सब इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा एफिशिएंट गवर्नमेंट बने। देश में जो शिक्षा और प्रगति वो अच्छा होना चाहिए, इसीलिए सोच के हमने वोट दिया है। आई एम लुकिंग फॉर चेंज, मुझे चेंज चाहिए। और अभी आपने जैसे कि देखा बहुत ज़्यादा मतलब केओस हो रहा है स्टेट के अंदर, वेदर एनी मतलब सेक्टर में आप देख मतलब लाइक वेदर इट इज़ एजुकेशनल सेक्टर, वेदर इट इज़ इन एनी अनएम्प्लॉयमेंट इशूज़ विच इज़ द मेन इशूज़ राइट नाउ, एंड इवन इन मतलब कुछ वी आर लुकिंग फॉर सम डेवलपमेंट। थोड़ा अभी नौकरी का भी बहुत प्रॉब्लम है हम लोग का इधर में, असम में नौकरी नहीं मिलते, नौकरी नहीं है, ये सब में सोच कर दिया है। चुनाव में युवा मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी न केवल हमारे लोकतंत्र की मजबूती के लिहाज से सुखद है, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी एक संदेश है कि अब युवाओं से जुड़े मुद्दों की लंबे समय तक उपेक्षा नहीं की जा सकती। देश के दूसरे राज्यों के युवाओं की तरह भी असम के युवाओं के सपने हैं रोजगार के, शिक्षा के, अच्छे विकल्पों के, और इन्हीं सपनों को लेकर उन्होंने मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लिया, इस सपने के साथ कि आने वाली सरकार उनके लिए बेहतर विकल्प असम में ही दे पाएगी। कैमरामैन अच्युतानंद साहू के साथ विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज़, असम। असम से हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह थे। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अब दोनों संवाददाताओं के पास एक बार फिर चलेंगे इस ब्रेक के बाद। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए।
सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। हमें रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत। अरे कमाल हो गया भैया, साथ साथ हमारी शादी हुई और साथ साथ हम बाप भी बन गए। भैया मैं तो अपने बच्चे की खुशी में लड्डू बंटवाऊंगा, 12 पत्थरों को छू कर आऊंगा। तुम भी चलो मेरे। अरे नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले उसका जन्म पंजीकरण करवाऊंगा। यही उसका सबसे पहला परिचय होगा। भाई पंजीयन अधिकारी द्वारा जन्म और जन्म स्थान 21 दिन के अंदर अंदर जन भाई खाते में दर्ज करवानी चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। भैया मैं तो चला। जन्म बही खाते में बच्चे का नाम, जन्मदिन एवं जन्म स्थान सुनिश्चित करें। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम अब तक बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल और असम की, जहां पहले दौर की आज वोटिंग हुई। बात अगर केरल की करें तो केरल चुनाव से ठीक पहले सरिता नायर यानी सोलर घोटाले आरोपी के सनसनीखेज खुलासों का दौर चालू है। हालिया खुलासे में सरिता नायर के एक कथित चिट्ठी की बदौलत मुख्यमंत्री ओमान चांडी पर भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। यह पत्र सरिता ने 2013 में लिखा था। इसे एक खबरिया चैनल ने जारी किया है। सौर ऊर्जा की डील में केरल की मौजूदा सरकार पर लगा ग्रहण खत्म नहीं हो रहा है। रविवार को नया मोड़ आया जब एक न्यूज चैनल ने ग्लैमर गर्ल सरिता का 2013 में लिखा हुआ कथित पत्र जारी करके मुख्यमंत्री ओमान चांडी पर भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। हालांकि चांडी ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया और इन्हें बेबुनियाद बताया। ये चिट्ठी सरिता ने कथित तौर पर सोलर पैनल घोटाले की गिरफ्तारी के दौरान लिखी थी। गौरतलब है कि इससे पहले सरिता नायर के रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के एक क्षेत्र में एक कंपनी शुरू करने को लेकर राज्य के संबंधित अधिकारी और मंत्री भी आरोपी हैं। केरल की राजनीति में इस तरह के आरोपों का खामियाजा पहले भी राजनीतिक दलों को उठाना पड़ा है। यूडीएफ को कोझिकोड आइसक्रीम पार्लर केस में 2006 चुनाव में जबरदस्त नुकसान हुआ था। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और बात तमिलनाडु की करें तो कांग्रेस तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सिर्फ 41 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस डीएमके गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर छाई हुई जो धुंध थी वो साफ हो गई है। राज्य में डीएमके 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए हुए है। तमिलनाडु में कांग्रेस और द्रमुक की बैठकों का दौर खत्म हुआ और दोनों ही पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। डीएमके ने कांग्रेस को 234 में से 41 सीटें दी हैं। कांग्रेस 2011 विधानसभा चुनाव में 63 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 2006 में कांग्रेस 48 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। गौरतलब है कि डीएमके गठबंधन के साथ कांग्रेस पहली बार इतनी कम विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। We have signed 41 seats to Congress party and the rest will be distributed. Of course, the major share number will go to DMK. This time it is the turn of the
DMK-led government, and I'm sure under the leadership of Karunanidhi ji, we will be able to form the government in Tamil Nadu. तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके का गठबंधन 2004 से चला रहा है, लेकिन 2013 में दोनों दलों का आपसी गठबंधन टूट गया था और 2014 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही पार्टियां खाता तक नहीं खोल सकी थीं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों दल फिर एक साथ हैं, लेकिन डीएमके खुद के बलबूते ही राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करना चाहती है। यही वजह रही है कि राज्य की लगभग 150 से ज्यादा सीटों पर डीएमके खुद ही चुनाव लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ये तो बात तमिलनाडु की, और अब नजर डालते हैं चुनावी टॉप 10 खबरों पर। असम में दूसरे दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज असम के गोलपाड़ा में एक चुनावी रैली में भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। असम में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि असम में भाजपा गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि असम की जनता राज्य में बदलाव चाहती है। पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर के चुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा आज समाप्त हो गई। तीसरे दौर में राज्य की 62 सीटों पर 21 अप्रैल को मतदान होगा। साथ ही पांचवें दौर के लिए अधिसूचना भी आज जारी हो गई। पांचवें दौर में 53 सीटों पर 30 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 383 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए हैं। दूसरे दौर में राज्य की 56 सीटों पर 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अन्ना द्रमुक ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 287 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष जयललिता आर के नगर से चुनाव लड़ेंगी। तमिलनाडु भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का स्लोगन जारी किया। चुनाव के लिए पार्टी का स्लोगन है लेट लोटस विन, तमिलनाडु ब्लूम्स। इस मौके पर तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष टी सुंदरराजन ने कहा कि केवल भाजपा ही राज्य में सुशासन दे सकती है। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी अब यौन उत्पीड़न के आरोप में घिर गए हैं। सोरल घोटाले के आरोपी सरिता एस नायर ने कथित तौर पर ओमन चांडी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। हालांकि चांडी ने इस आरोप को बेबुनियाद बताते हुए राजनीतिक साजिश करार दिया है। पीडब्ल्यूएफ के घटक दलों में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत एक बार फिर नाकाम रही। पीडब्ल्यूएफ 110 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सहयोगी डीएमडीके को 124 सीटें दी गई हैं। चुनाव आयोग ने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक आधिकारिक गीत आज लॉन्च किया। इस गीत का लक्ष्य युवा मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। पुडुचेरी में 16 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में अन्ना द्रमुक अकेले ही चुनाव मैदान में ताल ठोकेगी। पार्टी राज्य की सभी 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में अन्ना द्रमुक ने एनआर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। और इसी के साथ जनादेश में आज बस इतना ही। हमें दीजिए, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। लगातार देखते रहिए। नमस्कार।